हेलो दोस्तों, स्वागत आपका है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लास पर। जैसा आपको पता है कि एसएससी जीडी में जो भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के रूप में उसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज हमारा जो वीडियो होगा वो राज्य व्यवस्था पे होगा, ठीक है ना। यानी कि राज्य व्यवस्था का मतलब ये है कि जो आपकी पॉलिटी है, यानी ठीक है ना, जो संविधान से कुछ क्वेश्चन आपसे उठाए गए हैं उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, बात करेंगे और उससे कुछ विशेष रूप से भी डाटा को देखेंगे। तो आज हमारा ये पहला भाग होगा। ऐसे ही 2 3 4 5 भाग आपको मिलेंगे जितने भी क्वेश्चन आए होंगे 13 से 23 तक के बीच में, ठीक है। चलिए देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन दिख रहा है आपको कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 160, अनुच्छेद 148, 149, अनुच्छेद 165। अच्छा, यहाँ पे विशेष रूप से बात आपको ध्यान देने योग्य ये है कि यहाँ पे आपसे पूछ रहा है ना, यहां आपसे पूछा जा रहा है कि जो कैग होता है, यानी ये कैग की तो बात कर रहा है, ठीक है। कैग यानी कि कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल की बात कर रहा है, ठीक है, कैग की बात कर रहा है। और उसकी कर्तव्य व शक्तियों की बात कर रहा है कि वो किस आर्टिकल में है। अगर हम यहाँ पे बात कर लें तो इसके लिए हालांकि सही आंसर जो है आपका वो 149 है। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं कैग के बारे में, ठीक है ना। कैग, ठीक है, किसके बारे में बात करने चल रहे हैं, कैग के बारे में बात करने चले हैं। और कैग की अगर बात करें कि इसके लिए आर्टिकल कौन सा है, तो इसके लिए आर्टिकल होगा आपका 148 से लेकर 148 से लेकर 151 तक है, ठीक है ना। 148 से लेकर 151 तक है, क्योंकि ये संघ की बात है। अगर संघ की बात है तो भाग कौन सा होगा, ये तो अनुच्छेद हो गया ना। अगर हम भाग की बात करें तो इसके लिए जो भाग होगा वो होगा आपका भाग कौन सा, 5, क्योंकि भाग 5 में संघ की बात की गई है, ठीक है। और वहीं पे भाग 6 में राज्यों के बारे में बात की गई है। अब समझिए, जो ये कैग होता है, नियंत्रण और महालेखा जो परीक्षक होता है, ये इसका क्या काम है। इसका काम है कि जो भी हमारी सार्वजनिक क्षेत्र की क्या है कंपनियां हैं उनकी ऑडिट करना, ठीक है, उनके बारे में लेखा जोखा रखना और राष्ट्रपति को रिपोर्ट क्या करना है, सौंपना होता है। तो जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, इसका पद कैसा है, पद इसका है संवैधानिक। संवैधानिक क्यों है, क्योंकि इसका व्याख्या संविधान में की गई है। जो महालेखा परीक्षक होता है, इसकी अगर हम बात करें अवधि की, मतलब कितने साल तक ये रहता है, तो ये 6 साल तक अपने पद पे रहता है या 65 वर्ष। इसकी जो समय अवधि होगी वो कितनी होगी, 6 वर्ष या 65 वर्ष, दोनों में से जो कोई पहले पूरा हो जाए उसके हिसाब से। अगर हम बात करें महालेखा परीक्षक, तो इसकी कह सकते हैं जो शपथ की बात होती है कि शपथ कौन दिलाएगा इसकी, ठीक है, या नियुक्ति की बात करते हैं तो वो राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। और भारत में अगर देखा जाए कि पहले महालेखा परीक्षक कौन थे, तो उनका नाम निकल के आता है कौन, तो नरहरि राव, ठीक है, वी नरहरि राव, जो 1954 से लेकर आगे 1960 के आसपास तक रहते हैं। हालांकि वर्तमान में अभी 15वें नए नियुक्त हो चुके हैं, 2024 यानी कि दिसंबर में ही नियुक्त हुए थे, जिनका नाम था संजय मूर्ति, है नहीं। तो अब यहाँ पे चलिए और बात करते हैं कि इसके अलावा जो ये नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, ये भी हम डाटा लिख लेते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। इसके बारे में 2 3 बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। क्या क्या, अगर इसकी बात करते हैं कि जो कार्यकाल होता है वो कितने दिन का होता है या कितने साल का होता है कार्यकाल, तो जो कार्यकाल है ये है क्या, 6 वर्ष या 65 वर्ष, इन दोनों में से जो पहले पूरा हो जाए, ठीक है। इसकी अगर हम बात करते हैं नियुक्ति कौन करेगा, नियुक्ति कौन करेगा, तो नियुक्ति होगी किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति द्वारा होगा, ठीक है, किसके द्वारा होगा, राष्ट्रपति के द्वारा होगा। नियंत्रण एवं महालेखा जो परीक्षक है ये लोक लेखा संसद में एक समिति होती है, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति का पथदर्शक, पथदर्शक कहलाता है ये,
कहलाता है। ठीक है, उसके अलावा दो तीन बातें और इनके संबंध में कि अगर बात करते हैं कि प्रथम कैग कौन थे भारत में, तो प्रथम कैग की अगर हम बात करते हैं तो ये थे कौन, वी नरहरि नरहरि राव। ठीक है, ये थे 1954 में, तो 1954 में नियुक्त हुए थे। ठीक है, और 60 तक ये रहे थे। ठीक है, तो वी नरहरि। अगर हम अगर बात कर लें कि अगर कि इस समय वर्तमान में 15वें कौन है, तो वो है कौन, उनका नाम है संजय मूर्ति। ठीक है, कौन है, संजय मूर्ति, ये 15वें हैं। ठीक है ना, इससे पहले की अगर हम बात करते हैं तो इससे पहले जो थे उनका नाम था गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, वो 14वें नंबर के थे, अभी संजय मूर्ति हो चुके हैं। ठीक है ना, संजय मूर्ति हो चुके हैं। तो इनके ध्यान रखिएगा कि ये 15वें नंबर के हैं। ठीक है ना, ये 15वें नंबर के। पहले कौन थे, वी नरहरि राव थे। ठीक है, तो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक। 148 में उसकी शपथ और नियुक्ति और सेवा की शर्तें की बात की गई है कि 148 में सेवा है, शर्तें हैं, नियुक्ति है, इसके बारे में बात की। लेकिन उसके कर्तव्य जो है वो आर्टिकल 149 में है। ठीक है ना, 165 में देखा जाए जिसमें महाधिवक्ता है। ठीक है, राज्यों में एक महाधिवक्ता होता है, जैसे कि केंद्र में महान्यायवादी होते हैं, वैसे राज्यों में महाधिवक्ता होता है। यानी राज्यों का मतलब राज्य का सबसे बड़ा जो कानूनी अधिकारी होगा, ठीक है, विधि अधिकारी होगा, वो महाधिवक्ता होता है, एडवोकेट जनरल, जो आर्टिकल 165 में बोला गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक सोच और मानवतावाद को विकसित करना एक डैश डैश है, क्या है, मूल अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, या मूल कर्तव्य है, या फिर संवैधानिक आपका उपचार है। ठीक है, देखो हम लोगों ने जब पढ़ा है कि जो हमारा आर्टिकल 51 जो क है या ए है, जो भाग 4 क में है, उसमें 11 मौलिक कर्तव्य दिए हैं। उन 11 मौलिक कर्तव्यों में से एक मौलिक कर्तव्य ये भी है कि हम जितने भी भारत के नागरिक हैं, हमारे अंदर एक वैज्ञानिक सोच और मानवतावादी सोच होनी चाहिए। ऐसे अन्य 10 और भी हमारे क्या है कर्तव्य हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं वैज्ञानिक सोच और मानवतावाद को विकसित करना एक क्या है, एक मूल कर्तव्य है। कैसा है, एक मूल कर्तव्य है। और मूल कर्तव्य की हम लोग बात करते हैं तो ये किस भाग में दिया होगा, तो संविधान का भाग कौन सा है आपका, तो ये है 4 क। ठीक है, 4 क, 4 क के अनुच्छेद अनुच्छेद 51 ए में है। ठीक है, ए में 11। ठीक है, 11 क्या है हमारे मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, और ये जो मूल कर्तव्य हैं इनको 2 अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया था। यानी कि जब देखेंगे 42वां संविधान संशोधन जो 1900 आपका 76 में होता है, उसके तहत 10 हमने मूल कर्तव्य जोड़े। उसके अतिरिक्त जब आपका 86वां संविधान संशोधन जब 2002 में हुआ तो उसमें एक हमने और जोड़ा। तो ऐसे टोटल 10 और 1 11, यानी कि हमारे संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं, तो 11 हैं। लेकिन मूल संविधान में कोई भी कर्तव्य नहीं था। इसको बाद में हमने रसिया यानी कि रूस से हमने इसको अपनाया है मूल कर्तव्यों को, और जो स्वर्ण सिंह समिति है उसके सिफारिश में हमने मूल कर्तव्यों को अपनाया है। ये चीज आपको ध्यान रखेंगे। और उसके अलावा ये देखेंगे कि जैसे मूल कर्तव्यों की हम लोग बात करते हैं तो मूल कर्तव्य क्या है, यानी कि भारत के जो नागरिक हैं उनका भी तो कुछ ना कुछ एक क्या है, उनका ड्यूटीज है, उनका भी एक कर्तव्य है जो भारत के प्रति वो समर्पित रहे। अगर हमारे अधिकार हैं तो हमारे मूल कर्तव्य भी हैं। ठीक है, तो अगर आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छी तरीके से, निष्पक्ष रूप से और कह सकते हैं कि कहीं ईमानदारी के साथ में करते हैं तो आपको अधिकारों को मानने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। ठीक, तो ये आपका मूल कर्तव्य इसमें है। ठीक है, तो अगर ये सवाल बहुत ही पूछा गया है कि मूल कर्तव्य को किस समिति के सिफारिश से जोड़ा गया था, तो आप बताना कि वो थे स्वर्ण सिंह स्वर्ण सिंह समिति स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान
संशोधन 1976 द्वारा, ठीक है, 10 जोड़े गए। फिर 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन 2002 में एक और जोड़ा गया, एक और जोड़ा गया। तो वर्तमान में टोटल कितने हुए? टोटल 11 हो गए। कितने हुए? टोटल 11 हो गए। ठीक है, ये ध्यान रखना। संवैधानिक उपचारों की बात करते हैं तो संवैधानिक उपचार तो आपके अनुच्छेद 32 में है। ठीक है, राज्य के निजी सत्तों की बात करें तो ये भाग कौन सा है? भाग आपका 4 है। और वह आर्टिकल की बात करते हैं अनुच्छेद, तो अनुच्छेद आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं क्या आपके तक 51 तक है। ठीक है ना, ये कितने हैं? 51 तक है, यानी कि 12 से लेकर 51 तक है। ठीक है ना, ये आपके ये वाले। ठीक है, बाकी मूल अधिकार भी आप देखते हैं तो ये किस भाग में है? भाग आपका हो जाएगा, भाग ये 3 है। ठीक है ना, ये कितने हैं? भाग 3 में है। ठीक है, तो इस चीज को हमें ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पे राज्य के नीति निषेध तत्वों के बारे में आपको पता है, तो ये आप देखेंगे यहाँ पर भाई 12 तो नहीं आएगा इसमें ना। ठीक है, तो ये अनुच्छेद आपको देखेंगे तो कहीं ना क्या होगा? 36 से लेकर 51 तक होंगे। ठीक है, तो ये बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं, अगला हमारा देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के डैश डैश वे संशोधन 2020 में ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को बढ़ा दिया गया। वो कौन सा आर्टिकल है जिसमें हमने क्या किया कि जो एससी कैटेगरी है, जो एसटी कैटेगरी है, उनके आरक्षण को हमने क्या कर दिया है? बढ़ा दिया है। 106, 107, 105 या 104। ठीक है, 104। तो जो इसका सही आंसर है आपका है वो कौन सा? 104। तो 104 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था जो 2020 में हुआ था, उसमें हमने एससी एसटी के आरक्षण को समय सीमा को बढ़ा दिया। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को डैश डैश की सिफारिश पर शामिल किया गया था। शाह आयोग, हालांकि यहाँ पे शाही आयोग आपने पढ़ा होगा, तो ये क्या है आपका? शाही आयोग। फिर इसके बाद में देखिए प्रशासनिक सुधार आयोग, स्वर्ण सिंह आयोग या मंडल आयोग। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके लिए सही आंसर क्या है? इसके लिए ये है स्वर्ण सिंह आयोग, क्योंकि मैंने बताया था कि ये जो स्वर्ण सिंह समिति है ये कब बना था, तो आपने पढ़ा ये कि इसको हमने बनाया था कब? तो 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1976 में ये आयोग बना और जुड़े भी। ठीक है, 10 जुड़े। मंडल आयोग की बात करते हैं, ठीक है, मंडल आयोग की बात करते हैं तो ये मंडल आयोग जो बनने की बात होगी तो ये हालांकि बना था कब? 1979 में। ठीक है, ये क्या हुआ था? इसका गठन हुआ था। जबकि घोषणा की बात करें, घोषणा तो 1 साल पहले हो गया था, 1978 में घोषणा हो गया था। ठीक है, तो जो मंडल आयोग है ये कहीं ना कहीं बिहार के जो पूर्व सीएम थे, बिहार के पूर्व सीएम बिंदेश्वरी पाठक या बीपी मंडल बोलते हैं, बिंदेश्वरी पाठक मंडल की अध्यक्षता में, उनकी अध्यक्षता में इस समिति का क्या हुआ था? गठन हुआ था। ठीक है, और क्योंकि घोषणा 78 में हुआ था, गठन 1979 में हुआ था, लेकिन इस समय किस प्रधानमंत्री, इस समय तत्कालिक पीएम कौन थे? तात्कालिक जो पीएम थे वो थे कौन? मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम थे जो 1978 में जब सरकार चेंज हुई थी तो उसमें ये मंडल आयोग का क्या हुआ था? गठन हुआ था। ठीक है, और जिसमें पिछड़ा अन्य जो आयोग है उसका गठन और कह सकते हो उससे पहचान के लिए बनाया गया था। प्रशासनिक सुधार आयोग की बात करते हैं तो ये जो इसका गठन हुआ था ये हुआ था 1966 में हुआ था। ठीक है, हालांकि इसके अध्यक्ष जो थे वो उस समय मोरारजी देसाई थे। अध्यक्ष उस समय कौन थे इसके?
अध्यक्ष थे आपके कौन, तो मुरारजी देसाई। ठीक है, मुरारजी देसाई क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। लेकिन ये तो प्रशासनिक सुधार आयोग जो है ये तो पहला बना था, लेकिन दूसरा भी गठन हुआ था 2005 में। ठीक है ना। अगर आ जाए कि सेकंड, अगर मैं बात कर लेता हूं यहां पे कि सेकंड जो आपका प्रशासनिक सुधार आयोग भी बना था, दूसरी बार आयोग ये बना था 2005 पे, 2005 में। ठीक है, जिसमें वीरप्पा मोइली, ठीक है, इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, मोइली करके इसके अध्यक्ष थे सेकंड वाले के। ठीक है, शाही आयोग देखेंगे तो शाही आयोग ये जो गठित हुआ था ये हुआ था 1907 में। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे, हाब हाउस इसके क्या थे, अध्यक्ष थे, जो 1907 में इसका गठन हुआ था। तो आपने सारा देख लिया। तो मूल कर्तव्य सोर्सिंग समिति की सिफारिश पे क्या हुआ था, ये लागू हुआ था। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 में कहा गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योग्यताएं पूरी करनी चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए ये मतलब ये है कि उसे भारतीय नागरिक होना चाहिए। ठीक है, वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। हाँ, दोनों बातें क्या है, सही है, यानी कि उसके पास दोनों ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसके अतिरिक्त भी क्वालिफिकेशन होती है कि वो किसी लाभ के पद न धारण करता हो। उसके अलावा वो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं राज्यों में, विधानसभाओं में वो चुने जाने का योग्य भी हो वो। ठीक है, तो ये राज्यपाल के लिए इतना होता है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, ये कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्राप्त करता है। तो ये आपका अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद हो जाएगा 22। आप देखेंगे कि ये कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण में उसमें 3 प्रकार का संरक्षण आपको मिलता है। 3 प्रकार का संरक्षण क्या मिलता है। पहला संरक्षण ये कि अगर आपको कोई गिरफ्तार करने आता है, ठीक है, तो आप उसका कारण जान सकते हैं कि हमें क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। पहला कारण ये हो गया। उसके अलावा कि गिरफ्तार किए जाने के 24 घंटे के अंदर, मैंने आने जाने का समय छोड़कर, आपको जो दंडा अधिकारी होगा, ठीक है, उसके समक्ष आपको पेश करना होगा। वो जिला मजिस्ट्रेट हो सकता है या फिर अन्य कोई हो सकता है। तो 24 घंटे के अंदर आपको पेश किया जाए उसके सामने। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अपने मन चाहे वकील से आप सलाह ले सकते हैं, आपका ये भी अधिकार होगा। ठीक है, तो ये क्या है, आपको 3 प्रकार के संरक्षण मिलता है गिरफ्तारी के संबंध में। ठीक है, गिरफ्तारी के संदर्भ में मिलता है। ठीक है, 3 प्रकार का, ठीक है, 3 प्रकार का संरक्षण आपको मिलेगा। ठीक, चलो अगले देखिए, डैश डैश कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संपर्क की एकमात्र कड़ी है। महाधिवक्ता, मुख्यमंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त, राज्य लोक सेवा आयोग। देखिए भाई, जो मुख्यमंत्री होता है ना, मुख्यमंत्री जिसके हम बात करें, इसके आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल है 164। ठीक है, कौन सा, 164। तो 164 में कहा गया है कि राज्यों में एक क्या होगा, मतलब जो विधानसभा है, तो विधानसभा में जो बहुमत दल का नेता होगा वो क्या होगा, मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, तो जो मुख्यमंत्री होगा वो राज्यों की जो कैबिनेट होती है, ठीक है, और जो राज्यपाल है उसके बीच का ये क्या है, मीडिएटर है, एक कड़ी के रूप में काम करता है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो वो राज्यपाल ही दिलाएंगे। कौन दिलाएंगे, राज्यपाल ही दिलाते हैं। महाधिवक्ता की बात करें तो महाधिवक्ता आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 165 है। यानी जो महाधिवक्ता है, एडवोकेट जो जनरल है, वो किसी भी राज्य का वो सबसे बड़ा क्या होता है, विधि अधिकारी, यानी कि कानूनी अधिकारी होता है, जिससे राज्य सरकारें उससे अपना क्या करती हैं, सलाह लेती हैं कानून के संदर्भ में, और राज्य में वो किसी भी क्षेत्र में उसे सुनवाई का क्या होता है, अधिकार होता है। हालांकि विधानसभाओं में उसे बैठने का अधिकार होता है नहीं, उसे बोलने का भी अधिकार होता है, लेकिन वोट डालने का अधिकार नहीं होता है महाधिवक्ता, ध्यान रखिएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो मुख्य की अगर चुनाव आयुक्त की बात करते हैं, तो केंद्रीय चुनाव आयोग की बात करते हैं, तो फिर ये आप देखेंगे आर्टिकल 324 में चला जाता है। ठीक, बाकी राज्य लोक सेवा आयोग की बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की बात, जो आर्टिकल आपका 315 है, 315 में ही ये बात बोल रखी है, 315 से लेकर 323 तक। ठीक है, वहां पे बात बोल रखी है। तो ये अगर इनकी बात करें तो ये कहां पे होगा, तो इसके लिए जो भाग है वो, या मैं ऐसे कह लूं, इसके लिए जो आर्टिकल आप देखेंगे, जो अनुच्छेद है, इसकी व्याख्या जो कर रखी है वो 315 से लेकर 323 के बीच में। तो इसमें क्या है, आपका संघ लोक सेवा आयोग है और राज्य लोक सेवा आयोग की बात
की गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम निम्न प्रणाली की शुरुआत की थी। यानी जो 101 नंबर का क्या हुआ था, आपका संविधान संशोधन हुआ था, तो कह रहा है कि वो किसके लिए खासकर था। ठीक है, वो किसके लिए था। तो आप कहीं ना कहीं एक चीज देखेंगे, तो हमने जो जो जीएसटी की हम लोग बात करते हैं, तो वो 101 वाले अमेंडमेंट से ही तो जीएसटी भारत में लागू हुआ था। तो उसका हमने क्या एक नारा ही किया था कि एक देश होना चाहिए और एक टैक्स होना चाहिए। ठीक है, तो एक देश एक टैक्स। ठीक है, तो यानी कि हम लोग बात करते हैं किसकी, जीएसटी की। तो जीएसटी अगर आप बात हो कि भाई ये लागू कब हुआ था, जब लागू होने की बात करेंगे तो कहेंगे कि ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, तो वस्तु एवं सेवा कर हम लोग 1 जुलाई को मनाते ही मनाते हैं। ठीक है, 1 जुलाई को मनाते हैं, तो जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। आगे देखिए, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान के संयुक्त सत्र के बारे में सही नहीं है। यानी यहां पे देखो, ये लिखा है सही नहीं है, यानी कि यहां पर 3 बातें तो सही होंगी, लेकिन एक चीज क्या होगा, गलत इंफॉर्मेशन दी गई होगी। तो जरा इसे पढ़ते। लिखा है कि अब तक दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 3 मौकों पर हो चुकी है। हाँ, ये तो ठीक है। राष्ट्रपति संयुक्त सत्र के लिए दोनों सदनों की बैठक बुला सकता है। ठीक है, 108 के तहत बुलाता ही बुलाता है। राज्यसभा के सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त सत्र का आयोजन किया जाता है। तो ठीक है। तो देखो यहां पे जो ये बात इन लोगों ने बोली है ना, ये 3rd नंबर की, यही बात क्या है, गलत है। यानी कि राज्यसभा के सभापति संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं, ये नहीं। ये जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा, वो जो ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है, उसकी अध्यक्षता वही करते हैं। क्यों? क्योंकि लोकसभा के सदस्यों की मेजोरिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए लोकसभा का अध्यक्ष ही संयुक्त सत्र का अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि यहां पे राज्यसभा का सभापति नहीं करता है। ठीक है ना, वो कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है, करता है अध्यक्षता। ठीक है, राज्यसभा का नहीं, लोकसभा का। क्यों लोकसभा का? क्योंकि लोकसभा के सदस्यों की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए वो अध्यक्षता करेगा किसका, ज्वाइंट सेशन का। तो राष्ट्रपति संयुक्त सत्र के लिए दोनों सदनों की बैठक बुला सकता है, किस अनुच्छेद के तहत? तो वो होगा अनुच्छेद आपका 108। 108 के तहत राष्ट्रपति ही क्या करता है, संयुक्त सत्र को बुलाता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब तक 3 बार ही बुलाया गया है, ये भी बात सही है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है? मौलिक कर्तव्य यानी कि मूल कर्तव्य, तो आपने देखा ही था, आर्टिकल कौन सा था, आर्टिकल था 51A या क कह सकते हो। जबकि भाग कौन सा था, तो भाग था आपका 4 क। कौन सा था, भाग 4 क था। ठीक, जिला न्यायाधीश लिखा ना, जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है? राज्य सरकार, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या फिर राज्यपाल। ठीक है, तो आप देखेंगे ये जिला न्यायाधीश की बातचीत, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो हमारा जो न्यायिक व्यवस्था है वो एकीकृत है, इंटीग्रेटेड है। तो अगर ये जिला न्यायाधीश है, तो ये कहीं ना कहीं क्या होगा, आपका उच्च न्यायालय के अधीन होगा। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि हमारी जो न्यायालय व्यवस्था है, यानी कि जो न्यायिक व्यवस्था है, जो न्यायिक व्यवस्था है कैसा है, एकीकृत है। एकीकृत कैसा, एकीकृत है। एकीकृत का मतलब ये हो गया कि एक दूसरे के अधीन है। ठीक है, क्या एक दूसरे के अधीन है, मतलब यहां पे अगर क्या है आपका, अगर जिला न्यायालय है तो यहां पर आपका उच्च न्यायालय होगा, उच्च न्यायालय, और ऊपर क्या होगा आपका, सर्वोच्च न्यायालय होगा, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं का एकीकृत है, इंटीग्रेटेड है, यानी कि कहीं ना कहीं ये दूसरे एक दूसरे के क्या है, अधीन ही तो है, एक दूसरे के अधीन है। यानी कि जिला न्यायालय जो है उच्च न्यायालय के अधीन है, उच्च न्यायालय जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है। और आप देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय भारत का सबसे बड़ा क्या है, अपीलीय न्यायालय है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में कोई भी न्यायालय हो, उसके विरुद्ध
अपील सर्वोच्च न्यायालय सुन सकता है। ठीक है, तो ये देंगे न्यायिक व्यवस्था कैसी है, एकीकृत है, एक दूसरे के अधीन है, तो ध्यान रखिएगा ये बातें यहाँ पे। अच्छा, जो जिला न्यायाधीश बोला है ना, तो जिला न्यायाधीश को अगर पूछा जाए कि भाई शपथ कौन दिलाता है, तो वो राज्यपाल ही दिलाएंगे। ठीक है ना, कौन दिलाएंगे, राज्यपाल ही दिलाएंगे। ठीक है, उस राज्य के उच्च जो न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर। आगे ये सामाजिक न्याय का अर्थ क्या होता है, सभी को सामाजिक आर्थिक, ठीक है, आर्थिक अधिकार मिलने चाहिए, सभी को समान राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए, जाति नस्ल रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव दूर होने चाहिए, यह सभी धर्म को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाना चाहिए। क्या होना चाहिए इसमें सही आंसर, क्योंकि देखो इसमें एक चीज अब सभी को ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि अगर सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो भाई समाज में हमें समान रूप से ट्रीट किया जाए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो जाति हो, लिंग हो, जन्म स्थान हो, या कैसे कोई सार्वजनिक स्थान हो। ठीक है, तो अगर सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो सामाजिक न्याय का मतलब ये होता है कि जाति नस्ल रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए, तो हमारे समाज में एक न्याय आप पा सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। चलिए अगला देखिए, स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है, प्रतिबंध, अधिकार, विशेषाधिकार या फिर कानून। कह रहा है कि लोकतंत्र, ठीक है, लोकतंत्र डेमोक्रेसी के लिए क्या जरूरी है, यहाँ पे प्रतिबंध है, अधिकार है, विशेषाधिकार है या फिर कानून है। ठीक है, तो आप देखेंगे अगर लोकतंत्र की अगर हम बात करते हैं कि लोकतंत्र के लिए क्या अनिवार्य है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लोकतंत्र, अच्छा सॉरी, यहाँ पे लिखा है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है, तो स्वतंत्रता के लिए अनिवार्य है भाई अधिकार। ठीक है, अगर आपको अधिकार मिलने हैं, ठीक है ना, तो आप अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर सकते हैं, है नहीं, तो अधिकार जरूरी है। लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन सी है, अब यहां पाया गया कि लोकतंत्र में जो डेमोक्रेसी है, ठीक है, उसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण व्यवस्था क्या है, आर्थिक है, सरकारी है, सामाजिक है, राजनीतिक है। तो भाई लोकतंत्र जहां है तो वहां पर राजनीतिक तो महत्वपूर्ण होगा ही होगा। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है, आपने देखा होगा कि पंचायतों में जो कैसी होती है, ग्राम ब्लॉक जिला और राज्य स्तर पर 4 स्तरीय व्यवस्था, ग्राम ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय व्यवस्था, ग्राम ब्लॉक पर 2 स्तरीय व्यवस्था, ग्राम स्तर पर 1 स्तरीय व्यवस्था। देखिए इसमें जो सही आंसर है वो है आपका क्या, ग्राम ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना। ठीक है, और ऐसी व्यवस्था के लिए किसने सिफारिश किया था, सिफारिश किसने किया था, किसके सिफारिश पर यह व्यवस्था लाई गई त्रिस्तरीय पंचायतों की, वो थे कौन, तो बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन हुआ था 1957 में। ठीक है ना, तो ये बलवंत राय मेहता, तो बलवंत राय मेहता को हम लोग पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पकार मानते ही हैं। ठीक है ना, तो इन्होंने व्यवस्था की थी ये वाली। ठीक है, बाकी 2 स्तरीय व्यवस्था तो अशोक मेहता ने किया था, किसने, अशोक मेहता ने बताया था, अशोक मेहता 1977 वाले। ठीक है, इन्होंने बताया था कि जो पंचायती की व्यवस्था होना चाहिए वो होना चाहिए कैसे, 2 स्तरीय, जबकि बलवंत राय मेहता ने बताया कैसा, त्रिस्तरीय। ठीक है ना, तो ये 1977-78 के आसपास में ये व्यवस्था ये करते हैं। ठीक है, आगे ये स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, JL नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, यही थे। इनका अगर देखा जाए कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल इनका था कहीं ना कहीं 26 जनवरी 1950 से शुरू हुआ। ठीक है, 1950 से शुरू होकर ये 1962 तक ये क्या रहे, ये रहे भारत के राष्ट्रपति। यानी कि एकमात्र ऐसा व्यक्ति जो भारत के 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं वो कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अगर बात करते हैं तो ये कहां से आते थे, ये आते थे बिहार से। ठीक है, बिहार में इनका क्या होता है, जन्म होता है, जन्म, और इनको हम लोग एक उपाधि है, इनको अजात शत्रु की उपाधि देते हैं, अजात शत्रु कहते हैं। ठीक है, अजात शत्रु, अजात शत्रु का मतलब होता है कि जिसका कोई दुश्मन ही ना हो। ठीक है, तो ये, ठीक है, तो ये प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है ना, बाकी डॉक्टर एस राधाकृष्णन की बात करते हैं
तो ये कहीं ना कहीं क्या थे, फर्स्ट उप राष्ट्रपति, ये पहले उपराष्ट्रपति थे, ठीक है। वह सेकंड, ये क्या थे, देश के हमारे राष्ट्रपति, ठीक है। तो 1900 कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो 50 से 62 तक तो उपराष्ट्रपति ही रहे। ये 1950 से लेकर 1962 तक तो ये क्या रहे, उपराष्ट्रपति रहे। फिर ये इनके बाद में क्या बन गए, राष्ट्रपति बन गए, ठीक। तो ये ध्यान, जेल नेहरू आप जानते ही हैं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री है। सरदार पटेल की बात करें, भारत के प्रथम ये क्या है, गृह मंत्री हैं ये, ठीक है। संविधान में जन स्वास्थ्य, स्वच्छता और अस्पताल एवं औषधालय किस सूची में आते हैं? देखो, जन स्वास्थ्य है, स्वच्छता है, अस्पताल है, ये सब राज्य सूची के विषय हैं, ठीक है, राज्य सूची के ये विषय हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार दिया था? न्यूजीलैंड, भारत, अमेरिका, आइसलैंड। मताधिकार सबसे पहले दिया जाने की बात चलती है, तो ये मतलब महिलाओं को मताधिकार दिया गया कि वो भी क्या करती हैं, मत डाल सकती हैं, वोट दे सकती हैं। तो ऐसा काम सबसे पहले न्यूजीलैंड ने किया था, ठीक है। तो वैसे न्यूजीलैंड को हम लोग कहीं ना कहीं दक्षिण का ब्रिटेन भी कहते हैं, ठीक है, दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए ही बिना त्यागपत्र दे दिया? मतलब संसद में प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन संसद में कभी वो गए ही नहीं और उन्होंने क्या कर दिया, त्यागपत्र दे दिया, ठीक है। तो ऐसे कौन है? ऐसे तो ये भारत रत्न प्राप्त करता 2024 वाले ही है, चौधरी चरण सिंह है, ठीक है, चौधरी चरण सिंह है। तो चौधरी चरण सिंह द्वारा, तो हालांकि ये देखा जाए तो चौधरी चरण सिंह जो है ये हमारे यूपी के सीएम भी थे ये, ठीक है। और इनका जन्म की बात करते हैं तो जिनका इनका जन्म हुआ वो हुआ था कहां पे, हापुड़ जिला में हुआ था, ठीक है। तो ये चौधरी चरण सिंह, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री की बात, अच्छा इनको अभी 2024 में ही तो क्या मिला है, 2024 में इनको मिला है क्या, भारत रत्न, भारत रत्न इनको मिला है, ठीक है। इनकी जयंती पर हम लोग क्या मनाते हैं, 23 दिसंबर को, 23 दिसंबर को मनाते हैं क्या, इनकी जयंती पर राष्ट्रीय किसान दिवस, क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय किसान दिवस, राष्ट्रीय किसान दिवस, ठीक है, मनाते हैं, इनकी जयंती मनाते हैं। बाकी लाल बहादुर शास्त्री के बारे में ध्यान रखना कि मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति होंगे, और इनका कह सकते हो जो निधन हुआ था, निधन वो हुआ था कहां पे, ताशकंद में। जब ताशकंद समझौता हुआ था ना 1965 के आसपास में, ताशकंद समझौता, उसी में इनका निधन हो गया था। ताशकंद वर्तमान में तो उज्बेकिस्तान की राजधानी है, लेकिन उस समय उज्बेकिस्तान वो जो ताशकंद था वो रूस का भाग हुआ करता था, ठीक है। तो निधन ताशकंद में हो गया था, ठीक है, उन्हें भारत से बाहर हो गया, ठीक है। और मोरारजी देसाई की हम लोग बात करें तो इनके बारे में ध्यान रखना कि सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री कौन है, तो मोरारजी देसाई हैं, सबसे अधिक उम्र के अभी तक रहे हैं। और मोरारजी देसाई की हम लोग और बात करते हैं तो इनके संदर्भ में ये भी ध्यान रखिएगा कि ये प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम है, ठीक है, प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम है। और मोरारजी देसाई भारत का सर्वोच्च सम्मान और पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ये दोनों ही इनको प्राप्त हो चुका है, ठीक है, दोनों ही प्राप्त हो चुका है, ठीक है। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
जनतंत्र के संबंध में लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है, वित्तीय आपातकाल के किस्सों में लोगों को देश पर कब्जा कर लेने का अधिकार देता है, सेना को देश पर शासन करने की अनुमति देता है, लोगों की तीर्थ यात्रा के लिए कर भुगतान का आदेश देता है। देखो भारतीय जो जनतंत्र है इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक बात क्या है कि जो लोग हैं वो अपने प्रतिनिधियों को चुन सकते हैं, ऐसी अनुमति देता है। ठीक है, तभी तो जनतंत्र है भारत, है नहीं, क्या है, जनतंत्र है भारत। ठीक, तो इसमें ये पहला ऑप्शन क्या है आपका सही है। तो आप देखिए कि पॉलिटी के आपके कितने 20 क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में आए थे, आपने इसको समझा है अच्छे से, और ऐसे ही और वीडियो आपको मिलेंगे, ठीक है ना, उस पर अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना है और उसी एरिया को कवर करना है जहां से ये सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।